कभी कभी पूरे के पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी होती है। और 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में ठीक यही हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसके आने की आहट तो थी, लेकिन जिसकी भयावहता शायद किसी ने नहीं सोची थी। आज हम इसी उलझे हुए संघर्ष की परतें खोलेंगे और सीधे तथ्यों पर नजर डालेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो इस बारूद के ढेर में आग लगाने वाली चिंगारी थी क्या? वो थी ईरान पर अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट हमला। और उनका मेन टारगेट थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी। उनकी मौत इस कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आग की शुरुआत थी जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी कोई भी घटना रातों रात नहीं होती। इसके बीच तो बहुत पहले ही बोए जा चुके थे। जून 2025 में एक छोटा 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसने आने वाले तूफान की एक झलक दे दी थी। और शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी तब टूट गई जब जिनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो गई। ठीक 2 दिन बाद ऑपरेशन लायंस रोर लॉन्च कर दिया गया। तो इस जबरदस्त हमले के जवाब में ईरान ने क्या किया? उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ बदला लेने से कहीं ज्यादा थी। ये एक सोची समझी चाल थी जिसका मकसद था पूरे क्षेत्र को इस जंग में घसीटना। एक्सपर्ट्स ईरान की इस स्ट्रैटेजी को बैराज दाई नेबर्स कह रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, सिर्फ पलटवार करने के बजाय ईरान ने अपने पूरे पड़ोस में आग लगानी शुरू कर दी। उनकी रणनीति थी मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश करके अपने पड़ोसियों को दहला देना। मकसद एकदम साफ था, अमेरिका और इजराइल के जो साथी देश हैं उनमें दहशत और अफरा तफरी फैलाओ, इस उम्मीद में कि वो वॉशिंगटन से पीछे हटने की भीख मांगेंगे। यह मामला सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स का नहीं था, ये एक माइंड गेम भी था। जैसा कि एनालिस्ट एली गरनमाय कहती हैं, ईरान इस बात पर दांव लगा रहा था कि वो अपने दुश्मनों को बस थका सकता है। ये जंग जीतने के बारे में उतना नहीं था जितना दुश्मन की लड़ने की हिम्मत तोड़ने के बारे में था। उन्हें इतना थका दो कि वो खुद ही बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप ढूंढने लगे। और इस स्ट्रैटेजी के बहुत ही स्पेसिफिक लक्ष्य थे। अमेरिकी और इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचाओ, दुनिया के तेल बाजारों में उथल पुथल मचाओ और खाड़ी देशों में इतना डर पैदा कर दो कि वो अमेरिका से युद्ध विराम की गुहार लगाने लगें। हर एक कदम एक ही अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया था, किसी भी कीमत पर अपने शासन को बचाए रखना। तो जहां ईरान की स्ट्रैटेजी थका देने और अराजकता फैलाने पर टिकी थी, वहीं अमेरिका इजराइल गठबंधन का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका लक्ष्य भी बिल्कुल साफ था और वो था पूरी तरह से जीत। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। सिर्फ 3 शब्द, बिना शर्त आत्मसमर्पण। ये कोई नारा नहीं था, ये उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी। इसने साफ संकेत दे दिया कि बातचीत, समझौते या किसी भी तरह के लेन देन की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो पूरी जीत या फिर कुछ नहीं। तो असल में इस बिना शर्त आत्मसमर्पण का जमीन पर मतलब क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 मेन टारगेट रखे। ईरान की मिसाइल बनाने की ताकत को खत्म कर दो, उसकी नेवी को तबाह कर दो, न्यूक्लियर वेपन तक उसकी पहुंच को हमेशा के लिए रोक दो और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ दो। मतलब उन लड़ाका ग्रुप्स को खत्म करो जिन्हें वो सपोर्ट करता है। और इन 2 बिल्कुल अलग रणनीतियों के बीच पिस रहा था पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ का इलाका। जो देश इस क्रॉसफायर में फंसे थे उनके लिए नतीजे फौरन और बहुत ही भयानक थे। इसका असर सिर्फ उस इलाके तक ही नहीं था, ये दुनिया भर में पेट्रोल पंप्स पर महसूस किया जा रहा था। सिर्फ 1 महीने में अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये ईरान की स्ट्रैटेजी का सीधा नतीजा था, जो इस युद्ध की पहुंच का एक जीता जागता सबूत था। ईरान की ये बैराज स्ट्रैटेजी कोई खोखली धमकी नहीं थी। उन्होंने सच में इजराइल से लेकर ओमान तक पूरे इलाके में अपने पड़ोसियों पर हमले किए। अमेरिकी मिलिट्री बेस और दूतावासों पर लगातार हमले होते रहे। ये उथल पुथल सिर्फ खबरों में नहीं थी, ये असल में हो रही थी। कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद करना पड़ा, यूएई में आम नागरिक मारे गए, सऊदी अरब की एक बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगी हुई थी, कतर और बहरीन में भी अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। मतलब खाड़ी के लाखों लोगों के लिए रोज की जिंदगी और सुरक्षा पूरी तरह से उलट पुलट हो गई थी। चलिए अब जरा इस लड़ाई के बड़े दायरे को देखते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून, दुनिया पर इसका असर और सबसे जरूरी इसकी भारी मानवीय कीमत। जाहिर है इस संघर्ष से एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका इजराइल का वो पहला हमला जायज था? अमेरिका और इजराइल का तर्क है कि यह सेल्फ डिफेंस में उठाया गया एक जरूरी कदम था।
वहीं दूसरी तरफ कई लीगल एक्सपर्ट्स इसे यूएन चार्टर का साफ साफ उल्लंघन मानते हैं, जो कहता है कि आप बल का इस्तेमाल सिर्फ किसी हमले के जवाब में ही कर सकते हैं। लेकिन सारी रणनीतियों और कानूनों से परे युद्ध की असली कीमत हमेशा इंसानी जान होती है, और यहाँ के आंकड़े वो चौंकाने वाले हैं। ईरान में 1200 से ज़्यादा मौतें, जबकि इजराइल में 11। बाकी खाड़ी देशों में भी 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या में जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा है। और फिर एक ऐसा आंकड़ा है जो शायद सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। यूनिसेफ के मुताबिक करीब 180 बच्चे मारे गए हैं। ये एक सीधी और कड़वी याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी रणनीतियों से परे इस जंग की असली कीमत मासूम जानें चुका रही हैं। और यहीं पर हमें इतिहास का वो सबक याद आता है जिसे एक्सपर्ट्स बार बार दोहराते हैं। मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों में अगर कोई एक चीज पक्की है तो वो है अनचाहे नतीजे, चाहे वो नए आतंकवादी ग्रुप्स का बनना हो या फिर दशकों तक चलने वाली अस्थिरता। इस इलाके की जंगें अक्सर ऐसे खतरनाक राक्षस पैदा करती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, जब दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और सिर्फ पूरी जीत चाहते हैं, तो क्या डिप्लोमेसी के लिए कोई रास्ता बचा है? क्या कोई ऑफ रैंप मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य देगा, और उसी जवाब पर पूरे इलाके का मुस्तकबिल